नमस्कार बंधुओं, आज प्राचीन भारत के अंतर्गत मैं एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। इस व्याख्यान के अंतर्गत आपको बताया जाएगा कि मौर्यकालीन समय में, मौर्य काल में प्रांतीय व्यवस्था और स्थानीय व्यवस्था किस प्रकार की थी, किस तरीके से शासन चलाया जाता था। तो प्रांत स्तर से लेकर के और ग्रामीण स्तर तक की सारी व्यवस्थाएं आपको क्रमबद्ध तरीके से बताई जाएंगी। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको सही और समुचित जानकारी मिल सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य ने लिखा था, उसमें मौर्यकालीन व्यवस्था का बहुत विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके साथ ही कुछ अन्य स्रोत भी मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मौर्यकालीन व्यवस्था के बारे में कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिनके माध्यम से हमने ये अध्ययन प्रस्तुत किया है। सबसे पहले कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जैसा कि लिखा हुआ है आप देख रहे हैं, उसके माध्यम से उसमें क्या वर्णन किया गया है, कौन कौन से राज्यों का, कौन कौन से प्रांतों का वर्णन किया गया है, कैसी शासन व्यवस्था थी, ये सारा बताया जाएगा। इसके बाद दिव्यावधान, क्षेमेंद्र के द्वारा लिखित ये दिव्यावधान, जिसकी की प्रस्तावना उनके पुत्र सौमेंद्र ने लिखी थी, और उसके साथ ही उसमें एक अंश भी जोड़ा था जीमूतवाहन कथा। ठीक है, तो उस दिव्यावधान से कुछ आशय लिया गया है। इसके बाद रोमिला थापर के द्वारा द फॉल ऑफ मौर्य एम्पायर एंड द अशोक, इस पुस्तक से डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर, इस पुस्तक से ये आशय लिया गया है कि किस प्रकार की व्यवस्था थी, मौर्य कौन थे और किस तरीके से उन्होंने शासन चलाया। इसके बाद राधाकुमुद मुखर्जी के द्वारा द एनिसेंट हिस्ट्री एंड द चंद्रगुप्त नामक दो पुस्तकें जो महत्वपूर्ण थी, उनसे संदर्भ लिए गए हैं और उसके आधार पर यह वर्णन किया जा रहा है। यद्यपि राधाकुमुद मुखर्जी ने कई सारी अन्य पुस्तकें भी इतिहास की लिखी थी, लेकिन केवल यहाँ पर दो पुस्तकों के माध्यम से ये अध्ययन किया गया है। एक पुस्तक का नाम है द एनिसेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया और दूसरी पुस्तक का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। तो आइए व्याख्यान शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो मौर्यकालीन राज्य था, उस राज्य की क्या व्यवस्था थी, ये देखेंगे। तो देखेंगे हम लोग कि सबसे पहले राज्य था। राज्य जो होता था वहां और एक राजा होता था, तो उस राज्य के द्वारा जो व्यवस्था की जाती थी पूरे राज्य के लिए राजा के द्वारा, उसको केंद्रीय व्यवस्था कहते थे या केंद्रीय शासन कहते थे, जिसके बारे में पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी। इसके बाद दूसरा जो देखेंगे वो था प्रांतों में बटा हुआ था। कई प्रांत थे, इन प्रांतों की संख्या अलग अलग समय पर इतिहासकारों ने अलग अलग स्वीकार की है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कुछ अलग संख्या थी, अशोक के समय कुछ अलग संख्या थी और अन्य शासकों के समय में अलग संख्या रही है। लेकिन हम एक संख्या को कवर करेंगे जिसमें लगभग सभी शामिल हो जाएं। प्रांतों को चक्र भी कहते थे और ये प्रांत कई मंडलों में विभाजित होते थे। बड़े बड़े मंडल बनाए जाते थे 4-4, 5-5 जनपदों के, और वो मंडल जनपदों में विभाजित होते थे। इन जनपदों को विषय अथवा आहार कहते थे और इन जनपदों को चलाने वाले, जो शासन करने वाले थे, उसे विषयपति कहते थे। इसके बाद जो व्यवस्था थी उसमें ग्राम समूह थे, बहुत सारे ग्रामों के समूह बनाए गए थे जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और इसके बाद थे कुछ नगरों की व्यवस्था अलग तरीके से थी। तो ये पूरी की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं प्रांतों के बारे में। प्रांत या चक्र की व्यवस्था किस प्रकार से चल रही थी। तो यहां पर ये देखेंगे कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि आखिर कौन कौन से प्रांत थे। तो सबसे पहला प्रांत जो था उसे गृह राज्य कह सकते हैं और इसका नाम जो है वो अर्थशास्त्र में प्रासी के नाम से उल्लेख मिलता है। ये जो प्रासी था प्रांत था, ये मगध के आसपास का क्षेत्र था। जो मगध या पाटलिपुत्र जिसकी राजधानी थी, उसके आसपास का इलाका था और पाटलिपुत्र इसकी राजधानी हुआ करती थी। यानी पाटलिपुत्र जो है वो केंद्रीय राजधानी भी थी और साथ ही इस प्रांत की गृह राज्य की भी राजधानी हुआ करती थी।
दूसरे प्रांत के रूप में अगर हम देखें तो ये उत्तरापथ, इसको हम कह सकते हैं उत्तरापथ था, यानी कि राज्य का सबसे उत्तरी भाग। इसमें कंबोज, गांधार, कश्मीर और पंजाब का इलाका था। ये पूरा इलाका जो कंबोज, गांधार, कश्मीर और पंजाब का इलाका था। और तक्षशिला जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, बहुत प्राचीन नगर है, तक्षशिला उसकी राजधानी हुआ करती। तीसरे राज्य के रूप में अगर हम देखें तो दक्षिणापथ था, जो विंध्याचल पर्वत है, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिले जो है वहां का ये इलाका है। वहां से लेकर के दक्षिण की ओर, अब दक्षिण की ओर ये देखें कि सुदूर दक्षिण तक नहीं था, क्योंकि सुदूर दक्षिण का राज्य जो है वो मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं था। तो सुदूर दक्षिण तक, दक्षिण की सीमा तक ये क्षेत्र फैला था, ये प्रांत फैला हुआ था। और इसकी राजधानी थी स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी इसकी राजधानी थी। इसके बाद देखेंगे चौथा जो राज्य था उसको अवंती राष्ट्र कहते थे, और ये मध्य भारत का भाग था। वर्तमान जो मध्य भारत है उसका भाग था। इसमें खास तौर से गुजरात, काठियावाड़, राजस्थान, वर्तमान राजस्थान और मालवा का इलाका, यानी वर्तमान मध्य प्रदेश का इलाका, राजस्थान का कुछ इलाका, गुजरात का इलाका और काठियावाड़ वर्तमान समय गुजरात में ही है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र इसमें शामिल था। और उज्जैनी, जिसको महाकाल की नगरी कहा जाता है, उज्जैनी इसकी राजधानी हुआ करती थी। अब देखेंगे इसके बाद पांचवा जो राज्य था, पांचवा अशोक के समय में इसका बहुत उल्लेख मिलता है। और कुछ इतिहासकार तो ये मानते हैं कि अशोक ने इस राज्य को जीतकर ही अपने राज्य में मिलाया था। शायद अशोक से पहले इस राज्य का अस्तित्व मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत नहीं था। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार अलग विचार रखते हैं। तो ये जो कलिंग राज्य था, ये वर्तमान उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग, इसको मिला करके बनता है। तो ये क्षेत्र पूरा शामिल था इस कलिंग चक्र के अंतर्गत या कलिंग प्रांत के अंतर्गत। और इसकी जो राजधानी थी वो थी तोशाला या धौली। तोशाला या धौली नामक नगर जो था वो इसकी राजधानी हुआ करती थी। अशोक के समय में ये माना जाता है कि यहाँ पर एक रानी राज्य करती थी, और उस रानी को पराजित करने के बाद अशोक ने यहाँ पर इसको मौर्य साम्राज्य में शामिल किया था। इसके बाद एक और राज्य का उल्लेख मिलता है। कुछ इतिहासकार इसे स्वीकार करते हैं और कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि ये कोई अलग प्रांत नहीं था, बल्कि ये उत्तरापथ का ही एक भाग था। कुछ ऐसा मानते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार इसको अलग नाम देते हैं और इसको पश्चिमोत्तर प्रांत के नाम से स्वीकार करते हैं। यहाँ पर एरोकोसिया, गैड्रोसिया और एक पेरिपोनोसिया था, वो इलाका यहाँ पर पेरिपोनाइस इलाका था, वो इस क्षेत्र के अंतर्गत, इस प्रांत के अंतर्गत आता था। और इसकी जो राजधानी थी वो कपिसा नामक नगर था, वो इसकी राजधानी हुआ करती थी, ऐसा माना जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि मौर्य काल के अंदर कौन कौन से प्रमुख प्रांत थे। पहला प्रांत था गृह राज्य, जिसको प्रासी भी कहते थे। दूसरा था उत्तरापथ, तीसरा था दक्षिणापथ, चौथा था अवंती राष्ट्र या अवंती, और पांचवा था कलिंग और छठवां था पश्चिमोत्तर। इन 6 राज्यों का उल्लेख अलग अलग समय में मिलता है मौर्य काल के अंदर। ऐसा नहीं कि मौर्य काल शुरू हुआ और शुरू से लेकर अंत तक पूरे काल के अंदर 6 राज्य थे, ऐसा नहीं है। कभी 4 राज्य थे, कभी 5 थे और कभी 6 स्वीकार किए गए। इतिहासकारों की इसमें अलग अलग मान्यता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अर्थशास्त्र में कुछ अलग राज्य दिए हुए हैं, दिव्यावधान में कुछ अलग उल्लेख है, और रोमिला थापर और राधा कुंड मुखर्जी ने उनको कुछ अलग तरीके से किया, लेकिन एक समग्र रूप में हम इस तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। अब अगली बात ये देखेंगे कि आखिर इनका शासन कैसे चलता था प्रांतों का। शासन की दृष्टि से अगर हम देखें तो जितने प्रांत थे उन प्रांतों में से एक प्रांत विशेष था, और वो एक प्रांत था गृह राज्य या प्राची। इस गृह राज्य का जो शासन है
वो राजा स्वयं देखता था। लेकिन राजा स्वयं निगरानी जरूर रखता था, परंतु उसकी मदद के लिए, वो अपनी सहायता के लिए अलग से अधिकारी नियुक्त करता था, प्रांतपति। और वो प्रांतपति कहलाता था कुमार महामात्र। कुमार महामात्र उसको कहते थे। और ये राजवंश से ही संबंधित होता था, यानी युवराजों में से ही कोई व्यक्ति होता था जिसको कुमार महामात्र बनाया जाता था, और वो मगध क्षेत्र का शासन देखता था। अन्य जो राज्य थे, उन अन्य राज्यों की दृष्टि से अगर हम देखें तो वहां जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था प्रांतपति, उसको कहते थे महामात्र। उसको महामात्र कहा जाता था, और उसको एक और नाम दिया गया था राष्ट्रिक या महामात्र दिया जाता था। तो जो कार्य गृह राज्य के अंतर्गत कुमार महामात्र देखता था, वही कार्य अन्य प्रांतों के अंतर्गत महामात्र देखता था या राष्ट्रिक देखता था। यानी कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी उसकी होती थी कि प्रांत का शासन कैसे चल रहा है, और उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो राजा को देनी होती थी। अब ये अकेले तो शासन कर नहीं सकता, लिहाजा प्रांत में शासन चलाने के लिए इस महामात्र की मदद के लिए मंत्रिपरिषद होती थी। जिस तरीके से केंद्र में राजा की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी और उसमें विभिन्न अमात्य होते थे, उसी तरीके से प्रांतों में भी मंत्रिपरिषद होती थी, और उसमें भी विभिन्न प्रकार के मंत्री होते थे जो अपने अपने विभागों के अध्यक्ष होते थे, और उनकी मदद के लिए तमाम अधिकारी होते थे जो शासन संचालन में मदद करते थे। अब इसके बाद देखें मंत्रिपरिषद के बाद युक्त या अधिकारी। तो ये युक्त भी कई तरीके के होते थे। कुछ इतिहासकारों ने इसको युक्त नाम दिया है, और कुछ इतिहासकारों ने इसको युक्त नाम दिया है। ये भी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, कुछ जगह आपको युक्त लिखा मिलेगा, कुछ जगह आपको युक्त लिखा मिलेगा। इसी तरीके से इनकी मदद के लिए जो छोटा अधिकारी होता था उसको उपयुक्त या उपयुक्त, ये भी अलग अलग आपको देखने को मिल सकते हैं। जब पुस्तकें आप विभिन्न पढ़ेंगे तब भी देखेंगे। तो ये कर अधिकारी होता है, यानी टैक्स निर्धारित करने वाला अधिकारी होता था, और ये टैक्स को इकट्ठा करवाता था। उसके बाद दूसरा और अधिकारी होते थे राजुक जो होता था वो लैंड एंड रेवेन्यू को देखता था। जो कृषि से लगान वसूल होता था, खेती से या अन्य क्षेत्रों से लगान वसूल होता था, उसको ये देखता था। इसके बाद अन्य जो अधिकारी होते थे वो प्रादेशिक अधिकारी होते थे। वो विभिन्न जो खंड होते थे, विभिन्न जो मंडल होते थे, उन मंडलों की व्यवस्था को देखते थे, प्रादेशिक। इसके बाद पटिवेदक जो होते थे वो तमाम तरीके के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते थे, अभिलेखों को मेंटेन करते थे, पूरे प्रांत से संबंधित। उनको जो भी क्षेत्र दिया जाता था उसको, उसकी अभिलेख को, रिकॉर्ड को मेंटेन करते थे। अगले थे पुरुष। उनकी मदद के लिए और जो अधिकारी थे वो पुरुष कहलाते थे। वो पुरुष भी विभिन्न क्षेत्रों में जाकर तरह तरह से शासन की मदद करते थे, और आकर अपने उच्चाधिकारी को रिपोर्ट दिया करते थे। और राजा ने कुछ गुप्त अधिकारी नियुक्त कर रखे थे, जो प्रांतों में जाकर निगरानी करते थे कि प्रांतों का शासन सही तरीके से चल रहा है अथवा नहीं चल रहा है। किसी भी तरीके की जो समस्या है, वो चर अधिकारी जो थे, इनको चर को बल्कि आप गुप्तचर कह सकते हैं कि गुप्तचर अधिकारी ये जो थे वो प्रांतों में घूम घूम कर चारों तरफ पता लगाते थे कि जनता की क्या समस्याएं हैं, जनता को क्या सहूलतें मिल रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, प्रांत का शासन सही तरीके से चल रहा है अथवा नहीं चल रहा है। ये सारी की सारी बातें जो है वो राजा तक पहुंचाते थे। तो ये एक तरीके से कहना चाहिए ऑब्जर्वेशन ऑफिसर थे, यानी निगरानी अधिकारी थे, जो बराबर नजर रखते थे कि शासन किस तरीके से चल रहा है। और इन सभी अधिकारियों की मदद के लिए बहुत सारे कर्मचारी होते थे। वे कर्मचारी अपने अपने पटल का काम करते थे, अपने अपने क्षेत्र का काम करते थे, और पूरी शासन व्यवस्था को, पूरी कार्यविधि को सही तरीके से संचालित करते थे,
ताकि अच्छी तरह शासन चलता रहे। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्रांतीय शासन मौर्य काल के अंदर बहुत ही व्यवस्थित था, अच्छे तरीके से चल रहा था। ये जानकारी आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की है। आइए अब बात करते हैं ग्रामीण व्यवस्था की या स्थानीय व्यवस्था की। तो मौर्य काल के अंतर्गत जो स्थानीय शासन व्यवस्था थी वो दो भागों में बटी हुई थी। एक थी ग्रामीण व्यवस्था और दूसरी थी नगरीय व्यवस्था। यानी ग्रामीण व्यवस्था और नगरीय व्यवस्था दोनों व्यवस्थाएं मिलकर के स्थानीय व्यवस्था बनती थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके की व्यवस्था की गई थी। इस व्यवस्था का वर्णन खास तौर से कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, जिसको कि रोमिला थापर जी ने और राधा कुमुद मुखर्जी जी ने उसकी व्याख्या की है, उसको स्पष्ट किया है कि किस तरीके से कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इसकी व्यवस्था बताई है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके की व्यवस्था थी। तो जो मैंने आपको पहले बताया कि जो मौर्य राज्य हुआ करता था वो प्रांतों में बटा था, जिनको चक्र भी कहते थे। प्रांत मंडल में बटे थे और मंडल जनपद में बटे हुए थे। जनपद जो है वो नगरों और गांवों से मिलकर बनते थे। तो जनपद में जो अधिकारी होता था उसको विषयपति कहते थे अथवा समाहर्ता कहते थे, ऐसा उल्लेख मिलता है कि शायद उसको समाहर्ता कहते थे। तो ये जो जनपद होता था इसको आहार भी कहा जाता था और विषय भी कहा जाता था। ठीक है। अब जनपद में बहुत सारे गांव हुआ करते थे। तो मौर्य काल के अंदर गांव की व्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए ग्राम समूह बनाए गए थे, जिसका कि अर्थशास्त्र में वर्णन मिलता है। ग्राम समूह में सबसे बड़ा जो ग्राम समूह होता था वो 800 ग्राम का होता था। 800 गांव मिलकर के एक समूह बनता था, बड़ा समूह। और वो स्थानीय या स्थानिक जो अधिकारी होता था वो उन पूरे समूह की व्यवस्था को देखता था। उसके बाद 400 गांव का उससे छोटा समूह होता था, यानी 800 वाले के दो भाग किए जाते थे और 400 के वो वहां पर जो अधिकारी होता था वो द्रोणमुख होता था और द्रोणमुख शासन संचालन की व्यवस्था को देखता था। इसके बाद फिर 200 गांव का समूह बनाया जाता था और 200 गांव के समूह को खारवटिक जो होते थे वो देखते थे। और ये सब एक दूसरे से जुड़े होते थे, ऐसा नहीं कि वो समूह से अलग हों। समूह के अंदर ही समूह, फिर उसके अंदर समूह, फिर उसके अंदर, मतलब इकाइयां घटती जा रही थी। ठीक है। तो 200 ग्रामों का जो समूह था वह खारवटिक होता था। इसके बाद 10 गांव का एक समूह बनाया जाता था, उसको गोप कहते थे। वहां का जो अधिकारी होता था वो गोप होता था और खास तौर से इसका काम रखा गया था संग्रहण का, यानी भू राजस्व को इकट्ठा करना। इसके बाद जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो गांव होती थी, एक गांव होता था और उसका जो अधिकारी होता था उसे ग्रामिक कहते थे या ग्रामणी भी कई स्थानों पर लिखा हुआ मिलता है। तो ग्रामिक होता था वो करता। ये जो व्यवस्था थी, ये व्यवस्था थी उन्हीं गांव के लोगों में से चुनकर लिए गए लोग जो थे वो ये एक तरीके से अधिकारी बनते थे, बल्कि अधिकारी नहीं, एक तरीके से अध्यक्ष हुआ करते थे अपने समूह के, जो पूरी शासन संचालन की व्यवस्था को देखते थे। दूसरी तरफ सरकार के द्वारा, प्रांतीय सरकार के द्वारा कुछ अपने सरकारी अधिकारी नियुक्त किए जाते थे और वे सरकारी नियुक्त अधिकारी जो थे वो गांव की व्यवस्था में उन लोगों की मदद करते थे जो गांव के लोग हैं, उनकी मदद करते थे। ठीक है। तो ये कहलाता था ग्राम भोजक। इस अधिकारी को ग्राम भोजक कहते थे, जो सरकारी अधिकारी होता था। अगर वर्तमान समय में आप नजर डालें तो आप देखेंगे कि एक ग्राम स्तर पर जो है ग्राम सभा होती है और ग्राम सभा की जो कार्यकारिणी होती है वो ग्राम पंचायत कहलाती है और ग्राम पंचायत का जो चुना गया अधिकारी होता है गांव के द्वारा वो कहलाता है प्रधान। और जो सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारी है ग्रामीण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसको ग्राम सचिव कहते हैं। ठीक है। तो उसी तरीके से उस समय शायद व्यवस्था थी जहां पर गांव के लोगों के द्वारा बनाए गए
अध्यक्ष इत्यादि होते थे जिनके विभिन्न स्तरों पर नाम थे, और दूसरे सरकारी अधिकारी होते थे जो मिलकर काम करते थे। अब गांव की वो सारी व्यवस्था को देखते थे, लड़ाई झगड़े की व्यवस्था को देखते थे, भूमि की व्यवस्था को देखते थे, रास्तों की व्यवस्था को देखते थे, और प्रकाश इत्यादि की व्यवस्था को देखते थे। सारी की सारी व्यवस्था देखी जाती थी। पशु संबंधी, चरागाह संबंधी जितनी व्यवस्थाएं थी वो इन अधिकारियों के द्वारा देखी जाती थी। और कौटिल्य इस बात को स्पष्ट करते हैं कि मौर्य काल के अंदर जो ग्रामीण व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी, सुव्यवस्थित तरीके से चल रही थी। और ये स्वीकार किया जाता है कि यहाँ पर अर्ध प्रजातंत्र था, लोकतंत्र था, क्योंकि जो गांव के चुने हुए लोग थे वे अपनी इच्छा अनुसार सरकारी अधिकारी की सहायता से गांव की व्यवस्था को बहुत अच्छी तरीके से चला रहे थे। तो कहने का मतलब है कि गांव के लोगों को आजादी थी कि वो अपने शासन में सहभाग कर सकें। तो इस तरीके से बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही थी। और अब हम देखेंगे नगरीय व्यवस्था। नगरीय व्यवस्था का अगर वर्णन देखा जाए तो मैगस्थनीज ने अपनी इंडिका में बहुत स्पष्ट वर्णन किया है। खास तौर से उसने जो है वो पाटलिपुत्र का बहुत अच्छा वर्णन किया है। और उसने अन्य नगरों में भी गया और ये देखा कि लगभग उसी तरीके की व्यवस्था जो है अन्य नगरों में भी चल रही है, लेकिन पाटलिपुत्र की व्यवस्था सबसे अच्छी व्यवस्था है। पाटलिपुत्र का बहुत विस्तृत वर्णन वो करता है। वो कहता है कि पाटलिपुत्र लगभग 15 किलोमीटर लंबे और लगभग 3 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसकी लकड़ी की दीवारें बनी हुई हैं, जिसमें 65 दरवाजे हैं और तमाम बातें, उसमें बगीचे हैं, रास्ते हैं, सारी की सारी बातें वो लिखता है। यहाँ तक कि वो बुर्जों की गिनती भी करके लिखता है कि इतने बुर्ज थे। तो कहने का मतलब है कि उसने बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया और उसका अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। उसी के आधार पर हम देखते हैं कि आखिर मौर्य काल में नगरों की व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो नगरों में बताता है कि प्रत्येक नगर में एक नगर सभा होती थी और वो नगर सभा उस नगर के आकार और जनसंख्या के आधार पर होती थी। उनकी सदस्य संख्या भी उसी तरीके से निर्धारित की जाती थी। पाटलिपुत्र के बारे में वो बताता है कि यहाँ पर 30 सदस्यों की एक नगर सभा थी और पूरा नगर जो है वो 6 वार्डों में बटा हुआ था। प्रत्येक वार्ड से 5 सदस्य चुने जाते थे और वो सदस्य आकर नगर सभा के सदस्य बनते थे और पूरे नगर की व्यवस्था को देखते थे, उससे संबंधित जो है वो नियम बनाते थे, सभाएं करते थे, बैठकें करते थे, सारा का सारा कार्य देखते थे। और उन सब में से एक व्यक्ति को जो है चुना जाता था पौर व्यवहारिक यानी नगराध्यक्ष, एक तरीके से आप मान सकते हैं। वो पौर व्यवहारिक जो था वो सबका मुखिया एक तरीके से होता था और सभी की सभा बुलाना, बैठकें करना, एजेंडा प्रस्तुत करना, निर्णय लेना और उनको लागू करवाना, ये सारा का सारा काम पौर व्यवहारिक का होता था। छोटे नगरों में मैगस्थनीज स्वीकार करता है कि वहां पर पौर नाम से ये अधिकारी, ये अध्यक्ष होता था। ठीक है। अब वो कहते हैं कि ये जो पूरा का पूरा जो संस्था थी, पूरी संस्था थी, वो बहुत अच्छी तरीके से पूरे नगर में काम करती थी। ठीक। और उसके काम करने के लिए समितियां बनाई गई थी अलग अलग। हर क्षेत्र के लिए कमेटी बनाई गई थी कि वो कमेटी काम करेगी। तो इनमें 6 समितियों का उल्लेख मिलता है कि 6 प्रमुख समितियां थी। वो नगरों के विकास के लिए, जनता की सुविधा के लिए कार्य करती थी। ये 6 समितियां अगर सबसे पहले थी शिल्प कला समिति। मैगस्थनीज ये स्वीकार करता है कि मगध के ज्यादातर नगर जो हैं वो उद्योगों से जुड़े हुए थे। वहाँ छोटे या बड़े कई प्रकार के उद्योग होते थे। तो ये जो शिल्प कला समिति होती थी वो उद्योगों का और धंधों का, उद्योग धंधों का कार्य देखती थी। कौन कौन से लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, उद्योगों के लिए किस तरीके से व्यवस्था करनी है, कहाँ पर उद्योग लगवाना है, कितने कारीगरों को रखना है, कहाँ से कच्चा माल लाना है, कैसे उसको चलाना है, सारा का सारा काम इस शिल्प कला समिति का होता था। इसके बाद दूसरी थी वैदेशिक समिति।
जो वैदेशिक समिति थी वो बाह्य मामलों को देखती थी, यानी नगर में जो बाहर से लोग आते हैं उनको ठहराने की व्यवस्था करना, उनकी सुविधाओं की व्यवस्था करना, उनको संबंधित अधिकारी से मिलाना या वो किस काम के लिए आए हैं उस कार्य को कराने में मदद करना, ये सारे के सारे काम उनके होते थे। और ये सारी की सारी जानकारी अपने उच्चाधिकारियों के माध्यम से राजा तक पहुंचाते थे। तो ये काम होता था वैदेशिक समिति का। तीसरी समिति थी जनसंख्या समिति। नगर में जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड रखने का काम इस समिति का होता था। तो ये करती थी रजिस्ट्रेशन, पंजीयन करती थी, कहाँ पर बच्चा पैदा हुआ, किसके बच्चा पैदा हुआ है, नगर की जनसंख्या कितनी हो गई है। और यहाँ तक कि मैगस्थनीज ये स्वीकार करता है कि उस समय युवकों और वृद्धों की संख्या की गणना अलग अलग की जाती थी, यहाँ तक स्वीकार करता है। इसके बाद अगली जो समिति वो थी कर समिति, टैक्स कमेटी। इसका काम था पूरे के पूरे नगर से कर वसूल करना और कर वसूल करके सुविधाओं की व्यवस्था करवाना। तो ये टैक्स वसूल करती थी। अगली समिति थी व्यापार समिति। व्यापार समिति थी वो व्यापार करवाने का कार्य करती थी। कहाँ से वस्तुएं खरीदनी है, कौन वस्तुएं खरीदेगा, किस भाव में खरीदेगा, इसका पूरा का पूरा काम जो है वो व्यापार समिति का होता था। पूरे नगर का वो जो है निरीक्षण करते थे उसके अधिकारी और उसके आधार पर निर्णय लेते थे कि क्या करना है और कहाँ पर कुछ गलत हो रहा है तो उसको रोकना। यहाँ तक तो बाजार व्यवस्था जो थी वो पूरी तरीके से इसके अधीन थी। नाप तौल की व्यवस्था, बाजार की व्यवस्था, सामान को उपलब्ध कराने की व्यवस्था, उसको बिकवाने की व्यवस्था, सारा का सारा काम इसका होता था। इसके बाद एक थी क्रय विक्रय समिति। क्रय विक्रय समिति जो थी वो सामान को खरीदना और बेचने का काम करती थी। देखिए, व्यापार समिति थी वो व्यापार से संबंधित कार्य देख रही थी और क्रय विक्रय समिति का काम था कि जो बाजारू गतिविधियां हैं उनको संचालित करना, वस्तुओं को उपलब्ध करवाना, उनको बिकवाना, उनसे शुल्क वसूल करना, ये सारा का सारा काम इनका होता था। तो इस तरीके से पूरे के पूरे नगर की व्यवस्था बहुत ही सुचारू रूप से चलती थी। और आगे मैगस्थनीज लिखते हैं पूरे नगर की व्यवस्था इस तरीके से अच्छी थी कि जो भोजनालय थे उनकी बहुत अच्छी व्यवस्था थी, मंदिर थे, सड़कें थी, बगीचे थे, उन सब की वो स्वच्छता की व्यवस्था रखना, सड़कों को मेंटेन करना, रास्तों को सही तरीके से करना, बाग लगाना, फल इत्यादि की व्यवस्था करना, ये सारा का सारा काम जो है वो नगर समितियां बहुत अच्छे तरीके से देखती थी और पूरा की पूरी जो व्यवस्था थी शासन की वो बहुत अच्छी तरीके से चलती थी। तो मैंने आपको बताया है कि स्थानीय स्तर पर किस तरीके से शासन चलता था, कैसे ग्रामीण क्षेत्र में चलता था और कैसे नगरीय क्षेत्र में चलता था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि प्रांतीय व्यवस्था किस प्रकार की थी और फिर स्थानीय व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो मौर्य काल की शासन व्यवस्था आपकी समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और निरंतर देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।